जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 21 सितंबर वेडनेसडे और दोस्तों आज हम दो इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे हिंदू में से। एक आर्टिकल एम के नारायणन जी ने लिखा है। इनके आर्टिकल काफी चिंता प्रकट करते हैं। अगेन आज बात आईआर से ओरिएंटेड रहेगी। तो हम देख रहे हैं खास करके पिछले हफ्ते से जब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था तब से लेके पिछले कुछ एक हफ्ते में 4-5 दिनों में काफी आर्टिकल्स आईआर से संबंधित आ रहे हैं। मल्टी अलाइनमेंट की बात करें, रीब्रांडिंग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का रिलेशन विज़ावी सेंट्रल एशिया की बात करें, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो एम के नारायणन जी जो कि हमारे फॉर्मर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें प्रकट करी हैं कि कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में आने वाले 10-15 सालों में तब्दीली आ सकती है और तब्दीली आना जरूरी भी क्यों है। और एक आर्टिकल हिंदू एक्सप्लेन्स में से हम डिस्कस करेंगे द ऑफिस ऑफ गवर्नर से संबंधित। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा ना। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। इन्होंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था जहां पे इन्होंने कियोटिक वर्ल्ड की बात कही थी। आई रिमेंबर ये महीने पहले की बात है। तो यूक्रेन की लड़ाई के चलते, जो कि हम जानते हैं कि अब 7 मंथ्स पूरे होने वाले हैं। आज इनफैक्ट सुबह न्यूज में आ भी रहा था, टीवी चैनल्स पे व्लादिमीर पुतिन की कोई स्टेटमेंट आ रही थी कि वो फिर से अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। अभी इस बात का भी डर है कि कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। तो एम के नारायणन जी इन्होंने पहले भी लिखा है कि भाई इस लड़ाई के चलते, यूक्रेन के युद्ध के चलते जो अभी जो स्थिति है बड़ी अनस्टेबल है। और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं डिस्कस, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद ये लड़ाई कैसा मौका है, एक लड़ाई कैसा समा है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहां पे जो ग्लोबल ऑर्डर है वो काफी अनस्टेबल हुआ पड़ा है। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत चैलेंजेस रहेंगे आने वाले समय में। चलो अगले साल हमने एससीओ की मीटिंग को भी प्रिसाइड करना है। अगले साल इंडिया के पास प्रेसिडेंसी G20 की भी है, एससीओ की भी है। तो इतनी जल्दी से तो ये सब बातें नहीं भूलने वाले हैं जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है। अब चलो चाहे वो खत्म भी हो जाए इस साल के एंड तक, लेकिन ये सब बातें आगे जाके भी कैरी ऑन होगी। तो अब ये जो एससीओ का समिट हुआ है ये उस बीच में हुआ है जब बहुत अभी कंफ्लिक्टिंग सिनेरियो हम देख रहे हैं दुनिया भर में, चाहे वो चाइना ताइवान के बीच में टेंशन हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में। और यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे इंडिया के भी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री थे, रशिया के प्रेसिडेंट थे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उस समय पे मिले हैं जब अगेन हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। जी जिनपिंग ने यहाँ पे आश्वासन दिखाया, और खास करके व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि आज अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन का जो ऑरा है, जो स्टेचर है, वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है आज विद रिस्पेक्ट टू जी जिनपिंग। कल हमने ये बात डिस्कस भी करी थी कि जी जिनपिंग ने इवन कजाकिस्तान को भी एश्योरेंस दी कि भी आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और आपकी जहां तक अखंडता की बात है उस बात की हम आपको श्योरिटी देते हैं कि कोई भी आपकी टेरिटरी पे आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये बात जी जिनपिंग ने कही थी। तो जी जिनपिंग एक तरफ रशिया को भी एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को डिफाई करेंगे, और एक तरफ जो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन, वहां पे जी जिनपिंग उन देशों को भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, कि भाई मेरे होते हुए रशिया आपकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो अब चाइना यहां पे दादागिरी झाड़ना चाहता है, चाइना यहां पे लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। ये समय है इंडिया के लिए कि कैसे हम यहां पे लीडरशिप ले सकते हैं। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि आज सुबह न्यूज में भी आया था और इवन टीवी चैनल्स पे भी क्लिप्स दिखा रहे थे। हम अगर एंटनी ब्लिंकन की बात करें जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, या अगर हम फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें इमैनुअल मैक्रोन की, उन दोनों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वो स्टेटमेंट को बहुत प्रेज करा है, बहुत सराहाया है। जहां पे आपने फोटो देखी होगी कि मोदी जी और पुतिन साथ में बैठे हुए हैं और वो उनको, ये इमेज ये आपके सामने यहाँ पे है, और वहां पे जो मोदी जी हैं पुतिन को कह रहे हैं भी ये जमाना लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये जमाना है, ये जो समय है, ये है डेमोक्रेसी का, बातचीत का, डायलॉग का और डिप्लोमेसी का। अक्सर इंडिया को क्रिटिसाइज करा जाता है ऑन द इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत कैटेगोरिकली बात क्लियर रखी है दैट हम लड़ाई के फेवर में नहीं है। हम पिछले 6 महीनों से 7 महीनों से यही कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ाई को खत्म किया जाए और ये लड़ाई हो ही ना। तो इस स्टेटमेंट को, मोदी जी की स्टेटमेंट को विश्व भर में बहुत लीडर्स ने सराहाया है। तो अब अगेन यहाँ पे हमारी जो मौजूदगी थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्रिटिकल थी, और यहाँ पे ये भी संदेशा हम देना चाह रहे हैं दैट लुक वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो चाहे वो क्वाड है, चाहे वो एससीओ है,
चाहे हमको आप G7 में इनवाइट कर रहे हैं एज अ गेस्ट, या चाहे हम ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि ये बात अब फिर से रेपिटेटिव लगेगी आपको, न्यू वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, है ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो हम बात करते थे, एक तरह से नॉन अलाइनमेंट की रीब्रांडिंग करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात सामने आती थी 90s में, लेकिन आज हम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सुहासिनी हैदर जी का भी आर्टिकल आया था। तो ये हम अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करना चाहते हैं, तो हम किसी भी, जरूरी नहीं है कि अगर हम एससीओ में जा रहे हैं तो हमारे से क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो बुरा माने, या अगर हम क्वाड की किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं तो वहां पे रशिया हमसे कोई बात पे बुरा माने। ये बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये बात बहुत क्लियर कर दी है अपनी इंगेजमेंट विज़-अ-वी एससीओ एंड विज़-अ-वी क्वाड। तो इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम मल्टीपल एंगेजमेंट्स पे फोकस करेंगे, मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस करेंगे। और हमारी जो प्रेजेंस थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कल भी आपको मैंने कहा था कि एससीओ जो फोरम है उसमें हमको एंट्री 2017 में मिली है। रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा था हमको यहाँ पे एंट्री देने के लिए। चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया को एससीओ में एंट्री मिले। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छी बात है कि चलो हम यहाँ पे अपना एक्टिव रोल दिखा रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे एक बात थोड़ा क्रिटिक में एम.के. नारायणन कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने यूएस को, बाकी अलायंस को भी एश्योर कर दिया दैट लुक वी आर हैप्पी इन द क्वाड, वी आर हैप्पी इन द एससीओ, लेकिन क्या ये आइडियलिज्म तो नहीं है? हमारा जो बैलेंसिंग एक्ट है बिटवीन क्वाड एंड बिटवीन एससीओ, क्या ये उटोपिया, आइडियलिज्म तो नहीं है? अक्सर नॉन अलाइनमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज करा जाता था कि नेहरू जी बहुत आइडियलिस्टिक थे, बहुत उटोपियन थे और प्रैग्मैटिज्म नहीं थी नॉन अलाइनमेंट में। तो क्या आज जो हम मल्टी अलाइनमेंट को एम्ब्रेस कर रहे हैं तो क्या ये प्रैग्मैटिज्म के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहे हैं? फिर यहाँ पे ईरान और इंडिया की बात आती है इस आर्टिकल में जो आगे कॉलमनिस्ट ने लिखा है। अब हमारे संबंध ईरान के साथ तो वैसे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका ने हमको धमकी भी दी है कि अगर हम ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ईरान अभी अगेन वो JCPOA डील जो कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA डील जो 2015 में साइन करी गई थी उसे बैकआउट कर लिया था। अब JCPOA डील को फिर से रिवाइव करने की बात करी गई है, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब इस डील के चलते अमेरिका ने ये बोला इंडिया को कि यदि आप ईरान के साथ एंगेज करेंगे, ट्रेड करेंगे, उनसे तेल मंगाएंगे तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात समझनी भी बहुत ज़रूरी है कि तेल की जहाँ पे बात आती है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ पे इंडिजेनसली तेल को प्रोड्यूस करें। हम तेल इंपोर्ट करते हैं और हमारी डिमांड जो है तेल की वो काफ़ी है। हमारे पास वो अभी इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकें ऑयल को। यहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं, डेफिनेटली हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम की बात करें, बट इतना नहीं है कि हम अपनी डिमांड को मैच कर पाएँ। तो ईरान से काफ़ी लंबे अरसे से हम तेल मंगाते आ रहे हैं। इब्राहिम राइसी ने मोदी जी को ये बोला कि भैया देखिए, तो बॉल लाइज इन योर कोर्ट। अब ये आपने देखना है कि आपने हमारे साथ एंगेज करना है कि नहीं करना है। हम आपके साथ एंगेज करने को रेडी हैं। अब ये आपने देखना है कि चाबहार पोर्ट हो चाहे वो ऑयल हो, बिकॉज अगेन चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल बनता है, बिकॉज चाबहार पोर्ट में जो शाहिद बहश्ती टर्मिनल है वो हमको कनेक्टिविटी देता है टू अफगानिस्तान एंड फर्दर टू द सेंट्रल एशियन रीजन। ये बातें आपको रेपिटेटिव लगेंगी, लेकिन अब यही आर्टिकल्स आज के टाइम पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। IR से संबंधित बहुत चर्चा हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में की जा रही है। ये बातें मैंने पहले भी काफ़ी डिस्कस करी है, इंडिया, ईरान, चाबहार पोर्ट, बट अगेन अब यहाँ पे इनके जो व्यूज़ हैं वो प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपके साथ हम रोज शेयर करते हैं। अगर सारे आर्टिकल्स ही IR से ओरिएंटेड आ रहे हैं तो व्हाट कैन वी डू, राइट? नाउ फॉरेन पॉलिसी नीड्स अ रीवैम्प। डेफिनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा पैसिव ना हो लेकिन एक्टिव हो। तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा पैसिव है कि एक्टिव है? इस बात पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं M.K. नारायणन। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने, चलो इस बात को इमरान खान ने बहुत प्रेस किया कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी विज़-अ-वी द रशिया यूक्रेन वॉर रही थी कि कैसे हमने वो फाइन बैलेंसिंग बना के रखा। अमेरिका के साथ भी रिलेशन नहीं बिगड़े, रशिया के साथ भी नहीं बिगड़े, यूक्रेन के साथ नहीं बिगड़े। इनफैक्ट मोदी जी ने इस फोरम पे ये भी कहा था कि भी आई वुड लाइक टू थैंक बोथ रशिया एंड यूक्रेन के जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए थे, कि उनको इवैक्यूएट करने में और करवाने में यूक्रेन और रशिया की दोनों को बहुत क्रेडिट किया। लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एब्सटेनिंग एट द UN, कि भी US के जो रेजोल्यूशंस थे या UNSC पे जो रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे थे उसको एब्सटेन करने के अलावा और क्या अचीवमेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी की? क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पे कॉलमनिस्ट करते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका या अफगानिस्तान, नेबरहुड फर्स्ट की बात आती है, तो क्या वो पॉलिसी केवल पेपर पे ही अच्छी है लेकिन रियलिटी में नहीं? अफगानिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हम श्रीलंका की बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत उनको पैसे भी भेजे हैं। श्रीलंका बहुत ही ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है। इंडिया श्रीलंका को लेके क्वेश्चन भी वैसे बाय द वे आया था IR में, GS2 के पेपर में अभी जो मेंस में हुआ था। लेकिन
हम प्रैग्मेटिज्म की बात आती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी प्रैक्टिकल है, फिर भी इतना कुछ श्रीलंका की हेल्प करने के बावजूद युआन वैंग 5 जो कि चाइनीज सैटेलाइट सर्वेलेंस शिप है, वो फिर भी हैम्बन तोता में श्रीलंकन वाटर्स में सेल क्यों कर रहा था? रीफैशनिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो रीफैशन करना, रीओरिएंट करना, फिर से रीब्रांडिंग करना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत वाइटल है। और अभी हमको पुरानी स्थितियों से और नई स्थितियों से दोनों के बीच में बैलेंस रख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि इस समय जब ग्लोबल ऑर्डर बहुत अभी इंस्टेबल है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हैज़ चेंज्ड, इतना जियोपॉलिटिक्स में बदलाव हमने 30 सालों में नहीं देखा, और उस बदलाव के चलते अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में रीब्रांडिंग या रीओरिएंटेशन लेके आ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन हमको खास ख्याल रखना है कुछ रीजनल और इंटरनेशनल टेंशंस के बीच में भी। लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड में रहते हैं और डेफिनेटली इंटरनेशनल टेंशंस तो हैं, तो कैसे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे बना सकें कि रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज में बैलेंस रहे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल यहां पे कॉलमिनिस्ट बात करते हैं टाइज विद चाइना का। यहां पे थोड़ा वो डिफेंड करते हैं नॉन अलाइनमेंट को। वो ये कहते हैं कि ये बात मानना थोड़ा गलत होगा कि नॉन अलाइनमेंट बिल्कुल बेकार थी। अब अक्सर नॉन अलाइनमेंट को क्रिटिसाइज करा जाता है कि वो बहुत आइडियलिज्म था उसमें, कि नेहरू जी, पंडित जी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे कि हिंदी चीनी भाई भाई कुछ नहीं होगा, चाइना हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है, नहीं लड़ाई होगी। बट कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म में बात आती है कि नॉन अलाइनमेंट के चलते हमने काफ़ी डिजास्टर देखा, खास करके 60s में। लेकिन कॉलमनिस्ट यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट को डिफेंड करना चाह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं कि नॉन अलाइनमेंट वॉज कंप्लीटली अ वेस्ट पॉलिसी। ये बात ज़रूर है कि चाइना हमारे लिए एक नियर टर्म प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ज़रूर रखता है, लेकिन क्या हम चाहेंगे कि लंबे अरसे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो? यहां पे इंडिया को और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को एक बात की चेतावनी देना चाह रहे हैं कॉलमनिस्ट कि इस आइडिया में, इस भ्रम में मत रहिए कि इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं वो सदा ही टेंशन में रहेंगे, सदा ही तनाव में रहेंगे। कोई पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है, रिश्ते बदल सकते हैं। कुछ इनोवेटिव चीज़ें अपनी फॉरेन पॉलिसी में हम लेके आएंगे, कैसे हम चाइना के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो मजबूत कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में, ये बात यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं। और काफ़ी स्कोप भी है भारत के पास कि कैसे हम एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक समय वो आएगा जब चाइना की इकॉनमी है वो स्लो डाउन करना शुरू कर देगी और इंडिया की इकॉनमी राइज करना शुरू कर देगी। तो क्या वो उचित समय होगा यहाँ पे, क्योंकि बात करेगी लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुन मोमेंट, तो क्या वो उचित समय होगा जब चाइना और इंडिया की दोस्ती और ज़्यादा बेहतर हो सकती है और दोनों देशों के बीच में शांति हो सकती है? ये बात की पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड ना करें, ये बात कॉलमनिस्ट इस आर्टिकल में कह रहे हैं। और अंत में यहां पे बात आती है कॉशन की कि चाइना और रशिया के रिश्ते बहुत अभी अच्छे हैं, बहुत वार्म हैं, लेकिन ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो चाइना हमारा एडवर्सरी है, लॉन्ग टर्म में चाइना हमारा अच्छा दोस्त बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी हमारा एडवर्सरी है। तो हमारा एक पोटेंशियल एडवर्सरी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ रिश्ते अच्छे रख रहा है, क्या इसका प्रभाव भारत और रशिया के रिश्ते में भी पड़ेगा? कल मैंने एक बात डिस्कस करी थी, कल एक आर्टिकल जो आया था आईआर से संबंधित था कि एलएसी में जब टेंशन चल रहे थे 2020 में, तब तो ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई नहीं हो रही थी, तब रशिया ने कहा था भारत को कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम आपको हथियार देने को तैयार हैं जो आपके और चाइना के बीच में तनाव बने हुए हैं। पर क्या आज रशिया इंडिया को चूज करेगा अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? फिर न्यूक्लियर डायमेंशन की बात आती है, बिकॉज हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड में रहते हैं। 1998 में पोखरान 2 हमने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। काफ़ी हमको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था, काफ़ी देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कही थी, अमेरिका ने हमको बॉयकॉट किया था, न्यूक्लियर अपार्थाइड की बात चली थी 1998 से लेकर 2007 तक भारत को लेके। लेकिन हम इस बात को भी ना भूलें कि हम एक वोलेटाइल नेबरहुड में रहते, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इस एस्पेक्ट को इग्नोर ना करें। हालांकि हम नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हमला किया जाएगा तो हम रिटेलिएट बैक जरूर करेंगे, चुप नहीं बैठने वाले हम। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल हम रखें। हालांकि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इस बात में आइडियलिज्म ना लेके आए जहां पे न्यूक्लियर डायमेंशन की बात आती है। तो अंत में कंक्लूजन में यही कहते हैं कि ये जो आने वाला जो 10 साल का जो डेकेड है, इसके अंदर बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं और नेविगेट करना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेंगे
और इसके चलते बहुत लेजिटिमेट है जिस तरह की बदलते स्थिति के कारण हम अपने फॉरेन पॉलिसी में भी रिकंस्ट्रक्शन करें और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएं, जिससे हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी मीट हो सके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बात भी फिर एडअप हम कर ही सकते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल हमने शेयर किया था जहां पे ये बात क्रिटिसाइज करी गई थी कि इंडिया मल्टी ट्रेडिंग बॉडीज हैं, चाहे वो IPEF है, चाहे वो RCEP है, उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहा, उसमें मेंबरशिप क्यों नहीं दिखा रहा। तो अगेन ये बातें भी यहाँ पे समझनी जरूरी है जब हम बात एंड करेंगे, जब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, तो शायद अब समय उचित है कि हम बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की जगह जो बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जगह हम मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी एम्ब्रेस करें। अगला आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे आज का लास्ट रहेगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इट्स ओरिजिन्स, पावर्स एंड कंट्रोवर्सीज। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, GS2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अक्सर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को लेके कन्फ्लिक्ट रहता है। गवर्नर एक एजेंट माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अक्सर ये बात बहुत बार इन द पास्ट ऑल्सो, चाहे हम पुंछी कमीशन की बात करें, सरकारिया कमीशन की बात करें, इनका नाम जरा नोट कर लीजिए, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन। जब भी आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई बात पूछी गई है तो आपने ये कमीशंस का नाम जरूर मेंशन करना है। एक दो पॉइंट्स हैं इन दोनों कमीशन से रिलेटेड, वो आगे जाके आप इसी वीडियो में जरूर देखेंगे। अब उन्होंने ये कहा है, सरकारिया कमीशन ने भी, पुंछी कमीशन ने भी, कि रूलिंग पार्टी अपने ही आदमियों को गवर्नर क्यों अपॉइंट करती है, खास करके उन राज्यों में जहां पे ऑपोजिशन पार्टी। अक्सर ये सजेशन दिया गया है कि गवर्नर कोई आउटसाइड फील्ड का भी तो हो सकता है, कोई बाहर का भी हो सकता है, लेट्स से कोई डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, लेट्स से कोई कोई MBA प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो, कोई आउटसाइड, मतलब नॉट इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स। तो ये बात काफी बार कही गई है। और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट रहता है, तो चाहे वो हम तमिलनाडु सरकार की हम बात करें, स्टालिन और RN रवि के बीच में जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है ओवर द नीट एग्जाम्शन बिल, या वो अगर हम बात करें हमारी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना जी, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये तो केवल दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं, लेकिन ऐसे अभी आज रिसेंटली हमने न्यूज़ में, आपने केरल के बारे में पढ़ा होगा, केरल की भी न्यूज़ भी आज आ रही थी न्यूज़पेपर्स में, कि जो केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ खान जी और जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, तू मैं है, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए क्यों किया जाता है? कंस्ट्रक्टिव वे में, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में गवर्नर का जो ऑफिस है वो क्यों नहीं काम आ सकता? तो गवर्नर का जो ऑफिस है वो गवर्नेंस के मामले में, प्रशासन के मामले में अड़चन तो नहीं बनना चाहिए। अब ये जो पोस्ट है गवर्नर की इतनी पावरफुल कैसे, अगर कैसे इसका अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, तो 1858 में देखिए, इंडिया वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो जो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे वो एजेंट्स ऑफ द क्राउन थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आपको ये भी पता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो टाइटल था वो किस में बदल जाता है, वो वाइसरॉय में बदल जाता है। यानी कि जो गवर्नर जनरल्स पहले कहलाए जाते थे वो वाइसरॉय कहलाए जाते हैं। और अब जो गवर्नर्स थे, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो गवर्नर जनरल्स की सुपरविजन में काम करना उन्होंने शुरू किया। अब हम नेशनल मूवमेंट हमने पढ़ी है 1905 से लेकर 1919 तक की बात करें, फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, तो कंसिस्टेंटली हमारी कोशिश रही थी कि कैसे हम सेल्फ रूल के टूवर्ड्स मूव कर सकें, कि डोमिनियन स्टेटस से बाहर निकल के हम सेल्फ रूल करना चाहते हैं। और हमारी नेशनल मूवमेंट यहाँ पे इस प्रोविजन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो हमारी नेशनल मूवमेंट इस पे काफ़ी एम्फेसिस किया गया था। अब ये जो कोशिशें थी हमारी जो नेशनल मूवमेंट की, उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसके चलते प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई प्रोविंसेस को। 1935 में कानून निकाला गया जहां पे जो गवर्नर था, गवर्नर हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ अ प्रोविंसेस लेजिस्लेचर। तो यानी कि गवर्नर की डिस्क्रिशन को थोड़ा लिमिट यहां पे करा गया। पहले गवर्नर के पास डिस्क्रिशन ज्यादा थी बिफोर 1935 लॉ की अगर हम बात करें, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की जहां पे बात आती है तो काफी सारे ऐसे प्रोविजंस थे हमारे संविधान में जो कि 1935 के एक्ट में से ही उठाए गए थे, और जो पोजीशन ऑफ द गवर्नर है वो इसी एक्ट में से, जो गवर्नर की पोजीशन है उसको लिया गया था और गवर्नर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गवर्नर को रिटेन करा गया था। लेकिन गवर्नर की डिस्क्रिशन को बिल्कुल डाइल्यूट करने की यहां पे बात करी गई थी कि जो गवर्नर है वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट से, अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रिशन से काम नहीं करेगा, और गवर्नर की पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर भी बहुत डिबेट चली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और गवर्नर का रोल क्या एनवाइसेज किया गया था? गवर्नर का रोल एनवाइसेज किया गया था, विजन ये देखा गया था कि जो गवर्नर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होगा। तो एक तरह से एक नॉमिनल पोजीशन की तरह गवर्नर की पोजीशन होगी, एक हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं होगा उस तरह से वो,
जैसे चीफ मिनिस्टर होता है या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, एक नॉमिनल हेड होगा। बी आर अम्बेडकर के यहां पे व्यूज की बात करें, उन्होंने कहा कि जो गवर्नर की पोजीशन है वो ऑर्नामेंटल है, यानी कि नॉमिनल है, और उसकी जो पावर्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सीमित है। और गवर्नर संविधान के चलते कोई भी ऐसे फंक्शंस नहीं है जो कि अपने डिस्क्रिशन से डिस्चार्ज करेगा। तो गवर्नर को एडवाइस किसकी लेनी पड़ेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के चलते गवर्नर ने अपने सारे काम करने हैं। दो और एस्पेक्ट्स इस डिबेट के साथ, गवर्नर की डिबेट के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे जुड़ गए थे। एक तो ये था कि जो गवर्नर है कि क्या वो इलेक्टेड होना चाहिए या वो नॉमिनेटेड होना चाहिए, और दूसरी बात किस हद तक गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स मिलनी चाहिए। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना कि गवर्नर के पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों बात के लिए, इन दोनों टॉपिक्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा करी गई। तो यहां पे नेहरू जी के व्यूज की बात करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, द एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो व्यूज ऑफ अंबेडकर, व्यूज ऑफ नेहरू, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं। हो सकता है कि आपको सारे के सारी बातें, 4-5 बातें ना याद रहें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कोई 1-2 बात अगर आपको याद रह सकती है तो आप वहां पे लिख सकते हैं अपने आंसर में, अगर आपको इस थीम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू जी के व्यूज की अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने बोला कि देखो जी, जो गवर्नर होगा ना वो तो नॉमिनेटेड ही होगा। इलेक्टेड गवर्नर का तो कोई फायदा नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नर भी हो, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी हो, तो 2 पावर्स हो जाएंगी एक स्टेट के अंदर, 2 सेंटर्स ऑफ पावर हो जाएंगे एक स्टेट के अंदर। तो इससे क्योस हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, वो चीज तो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो गवर्नर कौन सा होना चाहिए? डिटैच्ड फिगर होना चाहिए जो कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ सके। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी नेहरू जी के इन व्यूज के साथ इत्तेफाक रखा, अग्री करा, और कहा कि बिल्कुल सही बात है कि इतना पैसा खर्च करना गवर्नर के इलेक्शन के ऊपर लेजिटिमेट बात नहीं बनता, कि जब एक चीफ मिनिस्टर है जो कि इलेक्टेड है तो एक इलेक्टेड गवर्नर क्यों लेके आना। अब मेंशन की अगर हम बात करें, गवर्नर का मेंशन हमारे संविधान में कैसे आता है, तो आर्टिकल 143 जो था हमारी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, अब वो आर्टिकल 163 है, जो कि ये कहता है कि जो मंत्रिमंडल है विद द चीफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर्स एज द हेड, वो एड करेंगे और एडवाइस करेंगे गवर्नर को अपने डे टू डे फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, और लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर के पास जरूर होगा, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर के पास होगा, लेकिन ज्यादातर गवर्नर को जो काम करना पड़ेगा वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही करना पड़ेगा। कुछ और अगर हम संवैधानिक प्रोविजंस की बात करें जहां पे गवर्नर का जिक्र आता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को आफ्टर एन इलेक्शन, और गवर्नर अपॉइंट करता है मंत्रिमंडल को। चीफ मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किसकी एडवाइस पे? तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेगा कि भैया मेरे को ये 5 लोग हैं जो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, या 10 लोग, व्हाटएवर इट इज, एग्जाम्पल के तौर पर। तो वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस आ जाती है। गवर्नर समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ये आर्टिकल 174 में बात आती है। लेकिन ये सब काम करना, डिसॉल्व करना, समन करना या प्रोरोग करना एक असेंबली को, ये काम भी गवर्नर अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रिशन में नहीं कर सकता। ये काम करने के लिए सलाह जरूरी है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब पुंछी कमीशन की यहां पे बात आती है। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए पुंछी कमीशन को। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, जो यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, वो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। मैं ये बात आपको वैसे इंकरेज नहीं करूंगा कि पूरे एडिटोरियल को आप वर्ड टू वर्ड लिखिए, वो बात सही नहीं है। पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बातें आप हाईलाइट कर सकते हैं वहां पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, जो वीडियो के दौरान मेरे को लगेंगे, आपको मैं लिखने को कह दिया करूंगा। पुंछी कमीशन की बात आती है, सरकारिया कमीशन की बात आती है। एग्जाम में जब हमने आंसर लिखने जाना है तो आपको भी पता है कि 6 से 7 मिनट है आपके पास, तो वहां पे आप पुंछी कमीशन के ऊपर थ्योरी तो नहीं लिखने वाले हो या पीएचडी तो नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब आपको 2-3 बातें पुंछी कमीशन में से या सरकारिया कमीशन में से अगर आपके पास आ जाती हैं, आप लिख लेते हैं रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो आपका काम वहां पे बन जाता है। वही बातें आपने वहां पे लिखनी है और वही बातें आपके काम आएंगी। तो जो पुंछी कमीशन की बात करें सेंटर स्टेट रिलेशंस में, उस कमीशन ने क्या कहा था कि जो एक्सरसाइज ऑफ जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, दैट कैन ओनली हैपन व्हेन द काउंसिल्स एडवाइस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है that has lost the confidence of the lower house, or that has lost the confidence of the legislative assembly। तो गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशन कैरी आउट कर सकता है, लेकिन अदरवाइज गवर्नर डिस्क्रिशन नहीं कैरी कर सकता। अब जहां पे लेजिस्लेटिव पावर्स की बात आती है गवर्नर की, तो जो भी कोई बिल है जो असेंबली में पास करा जाता है वो गवर्नर को भेजा जाता है आर्टिकल 200 के चलते, और गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक तो बिल को साइन करना, दूसरा बिल को विदहोल्ड करना, तीसरा बिल को रिजर्व करना कि भाई मैं ये बिल जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना चाहता हूं,
या चौथा, बिल को वापस लेजिस्लेचर के पास भेजना कि भाई मेरे को कुछ इसमें से प्रोविजंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इसको रिकंसिडर करें। तो गवर्नर चाहे तो अमेंडमेंट भी, कोई बदलाव अगर बिल में लेके आना चाहते हैं तो वो सजेशन दे सकते हैं। गवर्नर के कहने से बदलाव नहीं आएगा, गवर्नर सजेशन दे सकते हैं। जब ये बिल वापस लेजिस्लेचर के पास जाएगा तो लेजिस्लेचर इसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि गवर्नर साहब ने ये हमको प्रोविजंस बोले हैं कि हम अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहें, जरूरी नहीं कि करना है, लेकिन अगर लेजिस्लेचर बोले कि नहीं हमने ये प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करना, तो बिल को उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में पहले गवर्नर को भेजा गया था, उसी फॉर्म में गवर्नर के पास फिर से जब भेजा जाएगा तो गवर्नर के पास और कोई रास्ता नहीं है, गवर्नर ने उस बिल को फिर दूसरी बार जब उसके पास आया है तो साइन ही करना है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जहां तक बात आती है तो आर्टिकल 239 है, एक अमेंडमेंट 1956 में कैरी ऑन करी गई थी, उसके चलते जो रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहां पे स्टैब्लिश करा गया था। तो ये आर्टिकल में ये बात आती है कि हर एक यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट चाहे उस यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, और डेजिग्नेशन दे सकता है जैसे प्रेसिडेंट को ठीक लगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इन सम यूटीज दे आर डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये प्रोविजन दिल्ली की जहां पे आती है बात, तो आर्टिकल 239AA ऑफ फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि 1991 में इंसर्ट करा गया था। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का भी, उसको भी एक्शन लेना पड़ता है ऑन दी सलाह, ऑन दी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं ले सकता। वो कौन से हैं? लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस की बात करें, पब्लिक एंड लैंड। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो इन 3 मैटर्स में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन कैरी कर सकता है। अक्सर इसको लेके भी बहुत डिस्प्यूट रहता है, खास करके अगर हम प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, बहुत डिस्प्यूट रहता है ना। बैड नेम टू दी ऑफिस। अब गवर्नर की पोजीशन को बहुत डिबेट करा गया था, खास करके 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 के बाद। अब उसके बाद क्या होता है, 1967 के बाद इंदिरा गांधी का एरा शुरू हो जाता है, तो कांग्रेस लॉस्ट पावर इन 8 स्टेट्स। तो ये जो ट्रेंड है कि भाई ऑपोजिशन स्टेट्स में आप अपने बंदों को भेज दें एज गवर्नर अपॉइंट करके, तो ये ट्रेंड वहां से होना शुरू होता है। तो चाहे वो ऑपोजिशन स्टेट में कोई रीजनल पार्टी है या आपकी कोई अपोजिंग पार्टी, बिकॉज बहुत लंबे अरसे से तो कांग्रेस ही इकलौती पार्टी थी, डोमिनेंट पार्टी थी पॉलिटिक्स में। बीजेपी का तो जन्म बहुत देर बाद जाके होता है, बीजेपी तो 1984 में आती है, उससे पहले जनसंघ था, ठीक है। तो अब ये जो प्रैक्टिस है गवर्नर्स को ऐसे प्लेस करने की और गवर्नर्स को बोलने की कि भाई जो हम कहेंगे वही आपने करना है बाकी राज्यों में जाके, तो ये प्रैक्टिस हम पिछले कुछ 60 सालों से देखते हैं, 50-55 सालों से देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अरुणाचल के क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे जरा जस्ट पासिंग बाय, आई एम श्योर आपने क्राइसिस को पहले फॉलो भी किया होगा। तो 2015-16 की बात है, 2015 में, लेट 2015 में पॉलिटिकल क्राइसिस अरुणाचल में हुआ था। काफी सारे कांग्रेस के एमएलएस थे जिन्होंने रिबेल करा था अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर नबम तुकी। अब जो मेंबर्स थे बीजेपी की, उन्होंने एक लेटर भेजा उस टाइम के जो अरुणाचल के गवर्नर थे जेपी राजखोवा जी, कि भी देखिए जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो तो खुद ही चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हुए पड़े हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस टेस्ट कराते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने बिना एडवाइस लिए चीफ मिनिस्टर से, बिकॉज गवर्नर ने किसके एडवाइस पे एक्ट करना है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो गवर्नर ने बिना चीफ मिनिस्टर से बात करे, बिना चीफ मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे एक असेंबली सेशन बुला दिया और कहा कि भी जो स्पीकर है उसको रिमूव किया जाएगा। स्पीकर कौन थे, ठीक है, स्पीकर थे स्पीकर उस टाइम पे तो यहाँ पे स्पीकर जो थे उनको रिमूव करने की बात करी गई थी। द स्पीकर मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर्स मूव, और एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जो कि 2016 में जो हेल्ड करा गया था, और वहां पे जो गवर्नर का जो फैसला था वो ये कहा गया था कि गवर्नर का जो फैसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है कि गवर्नर बिना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऐसा सेशन नहीं बुला सकता। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट इन 2016, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS कहेर थे। अब उन्होंने बोला कि गवर्नर, अगेन वो बात रिटेट करी कि ये बात हमारे संविधान में दी गई है कि समन करना हो किसी सेशन को, प्रोरोग करना हो या किसी लेजिस्लेटिव सेशन को डिसॉल्व करना हो, उसके लिए आप एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और जो डिस्क्रिशन है इस एरिया में एज फार एज समनिंग, प्रोरोरिंग, देखिए अब गवर्नर की सिचुएशनल डिस्क्रिशन जरूर है, लेकिन एज फार एज समनिंग और अगर हम प्रोरोग की बात करें, डिसॉल्विंग द सेशन की बात करें, तो यहां पे गवर्नर की डिस्क्रिशन बहुत लिमिटेड है, तो आर्बिट्री डिसीजन गवर्नर नहीं ले सकता। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की जहां पे बात आती है तो यहां पे सरकारिया कमीशन की बात आती है, विच वाज हेडेड बाय जस्टिस RS सरकारिया,
और 1988 में जब सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी थी तो ये कहा था कि डिजायरेबल नहीं होगा कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, खास करके वो जो कि रूलिंग पार्टी का है, और खास करके रूलिंग पार्टी के बंदों को नॉमिनेट करके गवर्नर कहाँ भेजा जाता है, ऑपोजिशन स्टेट्स में। तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। बात देखिए आज से 34 साल पहले की बात है कि ये बात सजेस्ट करी गई थी। गवर्नर जो है आप उसको अपॉइंट करना चाहते तो ही शुड बी समबडी फ्रॉम हु कैन बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस in any walk of life. He can be an outsider, not involved in politics at all. और 2007 में जो पुंची कमीशन थी, पुंची कमीशन ने भी ये बात फिर से रीटरेट करी थी कि जो गवर्नर्स हैं they are expected to be independent and they must not act in a manner which is devoid of any political consideration. तो ये बातें भी आप नोट कर सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? हाउ हैज द पोजिशन ऑफ गवर्नर इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस? Has the office of governor done justice to the vision envisaged by our founding fathers? तो ये दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं, 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। कल के क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दोस्तों आज हम शेयर नहीं कर पाएंगे, मनमीत मैम थोड़े आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल हम उस आंसर को पिन जरूर कर देंगे। तो आज जो मॉडल आंसर है वो आपको शाम को पिन मिलेगा टेलीग्राम के ग्रुप में। बाकी दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया आपने कहाँ पोस्ट करना है, अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। इस ग्रुप को एक्सेस पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि नहीं करा जाता तो आप इस नंबर पे 6280133177 अपनी टेलीग्राम की ऐप से आप इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि भाई मेरे को इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कीजिए और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक एडवर्टाइजमेंट, तो दो एडवर्टाइजमेंट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। एक तो इंडिविजुअल कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट है। यदि आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी खुद घर बैठ के अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लेट्स से वो इकोनॉमी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको लगे सब्जेक्ट के आपको उसके लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको उसमें स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हर एक बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक जरूर रहता है, तो आप इसके लिए अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो प्राइसेस आपके सामने हैं और अभी एक कोड है प्रीलिम्स 2023, इसको अगर आप अवेल करेंगे तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। और साथ में एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों हमने लॉन्च करी है। तो प्रीलिम्स देखिए अब अगले साल है, अब देखिए ये साल कब खत्म होगा, अगला साल कब आएगा, कैसे मई आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा, तो टाइम ऐसे निकलता है। तो दोस्तों अगर आप अगले साल अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, चाहे आपका पहला हो चाहे आपका छठा अटेम्प्ट हो, टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्लीपी क्लासेस की आप टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे आप किसी और की भी लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आप इसके बारे और इन्फॉर्मेशन हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। और दोस्तों इसको अवेल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे भी अभी एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास एक कोड है प्रीलिम्स 2023, जहाँ पे आपको 33% ऑफ भी मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की चर्चा थी। मैं आपसे मिलूंगा कल, आपसे इजाजत लेता हूं। तो कल करेंगे और एनालिसिस और डिस्कशन। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आंसर भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।